से तो ये जो हिंदू अर्थ चिंतन, इसके हुँ, बारे में जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें हुँ, दीनदयाल जी के दो सिद्धांत जिसके आधार पर ये पूरा चिंतन का जो जो भी ढांचा है वो हुँ, खड़ा होने वाला है, हुँ, उसके बारे में वहां से शुरू करेंगे। तो हुँ, ये जो दो सिद्धांत हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, वो हुँ, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। मैंने हम कभी भी सदगुरु का एक लेक्चर, एक प्रबोधन में सुन रहा था। तो हुँ, वो बोलते थे कि ये जो हम बोलते हैं भगवान ऊपर है, ऊपर वाला, हुँ, नीचे वाला, दाएं बाएं, हुँ, हुँ, ये सब दिशाएं जो हैं, ये हुँ, तो हमारे रेफरेंस के लिए हैं। ऐसे कहीं हुँ, कोई लगा नहीं है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। हुँ, जब हुँ, ब्रह्मांड का पूरा एक परिप्रेक्ष्य लेते हैं, उसके हुँ, संदर्भ में सोचते हैं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं होता है हुँ, ना। तो सिर्फ दो ही दिशाएं होती हैं, एक अंदर की, एक बाहर की। मैंने अपने एक मनुष्य के रूप में हम देखेंगे, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। हाँ, तो हम पुनरुत्थान का भी आंतरिक और बाह्य जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं, ऐसा करके ही देते हैं। तो ऐसे ही ये प्रिंसिपल्स भी आंतरिक और बाह्य दो रूप में देखेंगे। आंतरिक माने व्यक्तिगत, बाह्य माने जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स हैं, उस रूप में हम देखेंगे। तो दो मूलभूत मान्यताएं इसमें कही हैं। एक तो कि आंतरिक या व्यक्तिगत रूप में या आंतरिक रूप में हम देखेंगे तो अ, हमको, मनुष्य को, ये जो पंचकोश की अवधारणा है उस रूप में देखना है। हाँ, एक एक प्रिंसिपल कार्टीसियन न्यूटोनियन पैराडाइम करके अ, अ, बजरंग लाल जी लिखते हैं। तो उसमें लिखते हैं कि ये जो पैराडाइम है, ये वर्ल्ड व्यू का एक पैराडाइम है। और उस पैराडाइम में कि ये जो वर्ल्ड है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। हाँ, और ये कुछ नियमों पे आधारित एक मशीन है। और इसमें वो सेपरेट आउट करते हैं क्या, जो माइंड और मैटर, ये कुछ इन दोनों को सेपरेट करते हैं। और बोलते हैं कि जो ये भौतिक व्यवस्थाएं हैं, फिजिकल सिस्टम्स हैं, ये मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, ये यांत्रिक हैं। और इनको चलने के कुछ नियम हैं। ये नियम तो बने हुए हैं, हम अपने जो भी हम माइंड बोल रहे हैं, माइंड से हम इन नियमों को समझ सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके कुछ बना सकते हैं। तो जो हमारी पूरी साइंटिफिक थिंकिंग है, वो इस पे आधारित है कि हमको ये लॉज समझने हैं और अपने इस्तेमाल के लिए यूज करने हैं। तो ये पैराडाइम जो है, ये उससे, उस प्रिंसिपल से अलग है कि हम पंचकोश की अवधारणा माने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, माने ये जो सब लेयर्स हैं हमारी, इन इनको एक रूप में विचार करना है और पूरी सृष्टि को इसी रूप में भी देखना है और व्यक्तिगत रूप में भी ऐसे ही देखना है। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, वो व्यक्तिगत स्तर पे एकात्मता का, पंचकोश का और उन कोशों की एकात्मता का विचार करते हुए देखना है। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि हम सिस्टम के स्तर पर एकात्मता देखें। माने जो हम व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि की बात करते हैं, इन सबको, समाज और संसार को अलग अलग इकाइयों में नहीं देखना है। माने उनके जो अलग अलग घटक हैं, उनको अलग अलग इकाइयों के रूप में स्वीकार नहीं करना है। ये जो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि है, इनके बीच के जो संबंध हैं, इसको अखंड रूप में देखकर ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, उस एक दूसरे के अनुकूल बनने हैं, एक दूसरे के साथ एकात्मता का संबंध है।
एक बदलता है तो दूसरा भी बदल जाता है। ऐसा समझकर ये तो हम जो भी सिस्टम्स बनाए, जो भी अर्थ चिंतन करें, ये इसमें जो एकात्म अर्थ चिंतन है, वो एकात्म जो है दो स्तर पे हो रहा है, व्यक्तिगत स्तर पे और व्यवस्था के स्तर पे। व्यवस्था बाह्य है, व्यक्तिगत में ये जो पंचकोश की अवधारणा है, ये जो टुकड़ों में देख माने टुकड़ों में नहीं देखना इन सबको, ये सब एकात्म होके देखना है। और जब हम इसका चिंतन कर रहे हैं तो इसको इसका जो फ्रेमवर्क रहेगा, वो फ्रेमवर्क जो है वो माने पश्चिम का तो अर्थ और काम, ये दो में ही उलझा रहता है। कामना है उसके लिए अर्थ है तो और कामना है, और उसी में ही उलझा रहता है। तो जो फ्रेमवर्क जिस पे हमें देखना है, वो तो हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं उसके आधार पर ही देखना है। उसके आधार पर ही जो सर्वांगीण विकास है, जो अलग अलग अंग हैं और जो आपस में पूरक हैं, अनुकूल हैं, एकात्म हैं, उन सभी के विकास के बारे की संकल्पना करनी है। और इसमें ये जो व्यवस्थाएं हैं, माने ये मल्टी डायमेंशनल विचार है। अर्थ का विचार भी मल्टी डायमेंशनल विचार है। ये माने एक घटक का विचार नहीं है, एक व्यवस्था का विचार नहीं है। तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पारिवारिक, माने सभी तरह के व्यवस्थाएं जो हैं, उनका विचार करना है, उन्हें युगानुकूल बनाना है। ऐसा इसमें तो ये दो जो सिद्धांत हैं, दो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, इसको लेकर चलना है। एक दूसरी बात मुझे बहुत सुंदर लगी इसमें कि बजरंग लाल जी बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम को बनाने के, चलाने के दो तरीके हैं। माने दो तरीके, माने एक प्रोसेस है क्या, कि पहले तो सिद्धांत होता है, सिद्धांत के आधार पे व्यवहार होता है, व्यवहार के आधार पे सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स को चलाने की पॉलिसीज होती हैं, है ना। तो इसमें हमको मैंने जो पाश्चात्य सिस्टम्स हैं उसमें सिस्टम पहले बनता है, फिर उसकी पॉलिसीज बनती हैं। हाँ, सिद्धांत पे कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं रहता है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि ऑनेस्टी को लेकर, हाँ, तो बोलते हैं अमेरिका में हम हमेशा बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट बिजनेस पॉलिसी। हाँ, यूरोप में बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भारत में हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी इज नॉट अ पॉलिसी, इट इज अ प्रिंसिपल। ये मैंने ये पॉलिसी नहीं है, ये सिद्धांत है। और ये जो हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं, सिद्धांत से व्यवहार, व्यवहार से सिस्टम, सिस्टम से पॉलिसी, इसमें पॉलिसी पे हमारा ध्यान है कि सिद्धांत पे हमारा ध्यान है। हम बने हुए सिस्टम में पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि सिद्धांत को समझकर सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना है जब हम अपना अर्थ चिंतन कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल भी होना है, सिद्धांतों के आधार पर होना है, पॉलिसी के आधार पर नहीं होना है। जो सिद्धांत माने जो सिस्टम बने हैं उसमें पॉलिसी चेंज करके नहीं होगा, सिद्धांत के आधार पर सिस्टम चेंज करके होगा, और मल्टी डायमेंशनल व्यू लेकर होगा। ऐसा ऐसा इसमें समझ में आता है। तो जब हम इसमें विचार करना प्रारंभ करें तो हमारे लक्ष्य क्या हो, माने ये जो अर्थ चिंतन हम करेंगे उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए। जिस तो एक तो सिद्धांत हो गया, सिद्धांत और मल्टी डायमेंशनल व्यू हो गया, लेकिन हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो वो चार लक्ष्य इसमें डिफाइन करते हैं। पहला तो कि जो भी हम व्यवस्था बनाए, अर्थ का चिंतन करें, उसकी जो व्यवस्था देखें, उसमें सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी और व्यवस्था होनी चाहिए। और ये न्यूनतम आवश्यकताएं भी वो डिफाइन करते हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं माने एक तो रोटी कपड़ा मकान तो हो ही गया। माने संतुलित पौष्टिक आहार सभी को मिले, कपड़ा मिले सभी को, ऋतु के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मिले, मकान, माने ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये तो हैं ही। मकान में भी माने रहने का तो एक एक बात है ही, उसमें पीने का, स्वच्छता का, माने ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ, ये तीन तो मिलनी ही चाहिए। साथ में
शिक्षा और स्वास्थ्य। हुँ, 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 माने ये जो 5 हैं, हुँ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो भी अर्थ की व्यवस्था हम करें, इसमें हुँ, इन सब की उपलब्धता सभी के पास हो, हुँ, ऐसी हमको व्यवस्था करनी है। हुँ, और और इसमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये तो निःशुल्क ही मिलना चाहिए और सभी हुँ, को मिलना चाहिए, ऐसा हुँ, इसमें लिखते हैं। तो ये 5 तो हमने और भी जगह पढ़े हैं, सुने हैं कि रोटी, कपड़ा, हुँ, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। वो इसमें एक हुँ, सुरक्षा का भी एक आयाम इसमें जोड़ते हैं कि सभी को सुरक्षा हुँ, मिलनी चाहिए। तो ये जो भी अर्थव्यवस्था का चिंतन है, जो उसकी व्यवस्था बनेगी अर्थ की, उसमें पहला हुँ, पहला गोल क्या है? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, और वो न्यूनतमता को हम थोड़ा परिभाषित कर रहे हैं कि क्या अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए। हाँ? हुँ, दूसरा सिद्धांत या दूसरा लक्ष्य जो वो निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक के लिए काम होना चाहिए। हाँ? हुँ, और हुँ, प्रत्येक माने हर स्वस्थ और क्षमतावान व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए। ये हमने हुँ, राजेंद्र जी के जब उनकी प्रस्तुति हुई थी तो हमने ये जाना ही था कि जो स्वास्थ्य और क्षमतावान है, उसको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। उसको क्या माने हुँ, उसकी व्यवस्था थी, है ना? और हुँ, माने जो जो वंश को या अपनी जो अगली जनरेशन को और सुदृढ़ और मजबूत नहीं कर सकते, उनके लिए हुँ, अलग काम थे, लेकिन काम सभी के लिए थे। हुँ, तो अपने स्वास्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक के पास काम होना चाहिए। हाँ, हुँ, ये दूसरा लक्ष्य हमारे हुँ, पास होना चाहिए। हुँ, तीसरा लक्ष्य वो बात करते हैं कि जो उत्पादन होगा, उत्पादन हुँ, माने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उत्पादन होगा, अ, हुँ, उसका जो तंत्र है, उसकी जो दिशा है, हुँ, हुँ, वो भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार होनी चाहिए। हुँ, वो उसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं कि पश्चिम में तो क्या है कि उपभोग में सतत वृद्धि होनी चाहिए। माने कंजम्पशन में ये जो हमारे जीडीपी के, और इस पे थोड़ी अभी बाद में बात करूंगा, जीडीपी का जो मानक है, मैंने और उसमें जो ग्रोथ पैरामीटर है, हम बोलते हैं भारत 6 पॉइंट या 7% वृद्धि कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। माने कंजम्पशन में सतत वृद्धि हो रही है, उस रूप में ही इसको देखा जाता है। हाँ? और क्योंकि कंजम्पशन में अ, सतत वृद्धि हो रही है, इसलिए उत्पादन में भी सतत वृद्धि होनी चाहिए। हाँ, और इसके कारण ये अमर्यादित हो जाता है, और अमर्यादित हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो विज्ञापन, पैकेजिंग, पुराना फेंको नया खरीदो, माने ये जो वृत्ति है, तो उसमें वो बोलते हैं हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताएं तो परिभाषित की हैं, उनकी पूर्ति के लिए संसाधनों का मितव्ययी उत्पादन कैसे हो, उसकी प्रक्रिया क्या हो, और ये आवश्यकताएं कितनी है, हाँ, इसका भी निर्धारण होना है। इसीलिए जब चिंतन करते हैं तो घर बंधे होना, हाँ, जो उत्पादक है उसके घर बंधे होना माने उसको पता है कि कितनी आवश्यकता है तो कितना उत्पादन करना है ना? तो तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का इस्तेमाल और उनका मितव्ययी उत्पादन, और मैंने प्रकृति से उतना ही लेना कि हम स्वतः उसकी पूर्ति भी कर पाए। दोहन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमको लेना। तो जो उत्पादन तंत्र और दिशा है, ये एक गोल के रूप में हमको ये जो आवश्यकताएं परिभाषित की हैं उनकी पूर्ति हो, प्रकृति का नुकसान ना हो, इस रूप में हमको तंत्र और दिशा और दृष्टि, ऐसा गोल लेकर चलना है। तो 3 को लिए, हाँ, पहला तो न्यूनतम आवश्यकताएं, प्रत्येक के लिए काम, और फिर जो उसके आधार पर उत्पादन तंत्र और दिशा है। और अंत में वो लिखते हैं कि ये जो भी व्यवस्था बने, वो स्वदेशी, स्वावलंबी एवं विकेंद्रित अर्थतंत्र और उत्पादन तंत्र की व्यवस्था बने। तो स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित, ऐसा वो बोलते हैं।
तो इसमें कुछ चिंतन हो रहा था, कल भी हमारा एक चर्चा हो रही थी हाँ, इसमें विद्या क्षेत्र में भी हाँ, कि ये स्वदेशी स्थानीय इसको लेकर ऐसे ही चिंतन चर्चा हुँ, चल रही थी। हुँ, तो मैंने जब हम बोलते हैं कि स्थानीय संसाधन हो, हुँ, स्थानीय हुँ, कौशल हो, स्थानीय हुँ, श्रम हो और हुँ, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका हुँ, इस्तेमाल हो, हुँ, तो ऐसा हुँ, स्वदेशी का माने तो यही हुआ। हुँ, स्वदेशी हुँ, माने देश में कहीं भी हो रहा है तो स्वदेशी हो गया नहीं, हुँ, स्थानीय हुआ तो स्वदेशी हुआ। इस रूप हुँ, में इसको देखना है, ऐसा समझ में आता है। हुँ, तो ये और फिर मैं इसको शिक्षा को देखकर जोड़ता हूँ, तो हुँ, जो अर्थकरी शिक्षा है, हुँ, 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 अर्थकरी शिक्षा ही उत्पादन की शिक्षा है। हुँ, हुँ, तो ये जो हुँ, अर्थकारी शिक्षा है, उसका जो नियोजन है वो स्थानिक होना चाहिए। हुँ, ऐसा हुँ, जो तत्व की माने जो हम विद्यालयीन शिक्षा की बात करते हैं, जो गुरुकुलों में हुँ, शिक्षा हुआ करती थी, जो अर्थकरी हुँ, नहीं थी कभी भी, हाँ, हुँ, अ, हुँ, वो तो ग्लोबल नेचर की हो सकती है, लेकिन जो हुँ, अर्थकरी शिक्षा है वो स्थानिक होनी है। तो हुँ, जो हमारा गोल है, कि हुँ, ये जो स्वदेशी है, स्वदेशी माने स्थानिक, हुँ, हुँ, स्वदेशी माने देश में कहीं भी, अगर हमारा देश में कहीं भी उत्पादन हो रहा है तो हुँ, हम स्वदेशी हैं। वो स्वदेश की एक्चुअली गलत डेफिनेशन है। स्वदेशी हुँ, माने स्थानिक, ऐसा या तो हुँ, हमको वो शब्द को ही रिप्लेस करना चाहिए, हुँ, लेकिन वो स्थानिक होना है, स्वदेशी हुँ, होके भी नहीं चलेगा। हाँ, हुँ, माने रिलायंस का जो सेटअप है वो स्वदेशी है, ये मानकर हम वो सेटअप को मान्य कर लें, वो जरूर वो ठीक नहीं है, वो स्थानिक हुँ, होना है, स्थानिक हुँ, संसाधन, स्थानिक कौशल, स्थानिक श्रम, हुँ, हुँ, स्थानिक आवश्यकता है। तो हुँ, ये एक वो बात करते हैं। तो हुँ, और दूसरी कि विदेशी पूंजी जो एफडीआई की हम इतनी बात करते हैं, विदेशी पूंजी निवेश होता है, बाहर से हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी आती है, हुँ, बाहर का हुँ, माल आता है, हाँ, हुँ, तो वो हुँ, बोलते हैं वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। वो हुँ, जो विकल्प के रूप में भी आज तो हम उसको प्राथमिक विकल्प मानकर चलते हैं, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। माने कुछ हो हुँ, ही नहीं रहा है, कुछ करना है, हुँ, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अभी देश तो चलाना है, देश हुँ, तो चलना है, तो ये एफडीआई की जो अवधारणा है, विदेशी पूंजी की हुँ, जो अवधारणा है, हुँ, विदेशी टेक्नोलॉजी की जो अवधारणा है, वो अंतिम हुँ, विकल्प होना चाहिए। हुँ, और वो विकल्प रहा भी तो हुँ, उसको पहला तो जिसको भी हम अपना रहे हैं, बाहर से अपना रहे हैं, हुँ, हुँ, उसको युगानुकूल तो बनाना ही है, उसको हुँ, देशानुकूल भी बनाना है। माने हुँ, हमको देश को टेक्नोलॉजी के अनुकूल, देश को जो हम अपना रहे हैं उसके अनुकूल नहीं बनाना है। जो हम हुँ, अपना रहे हैं हुँ, उसको अपने अनुकूल बनाकर फिर उसको हुँ, एस्टेब्लिश करना है। हुँ, हाँ, तो इस रूप में हमको इसको देखना है। आज हुँ, का जो हमारा ओला और उबर, स्विगी और हुँ, जोमेटो, मैंने ये हुँ, बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हमने हुँ, एज इज अपना लिया है, जिसके हुँ, कारण हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको हुँ, हमने उस टेक्नोलॉजी के अनुकूल बना लिया है। और हुँ, हम ये भी बोलते हैं कि वो टेक्नोलॉजी तो अभी ओला और उबर में क्या अंतर है? उबर बाहर की कंपनी है, ओला हमारी कंपनी है, तो वो स्वदेशी हो गई, वो स्वदेशी नहीं हुई है ना? वो टेक्नोलॉजी को हमने एज इज अपना लिया है, हाँ, ऐसा हुआ है। हुँ, फिर वो उसमें बोलते हैं कि ये जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था हुँ, के बारे में बात हुँ, करते हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, उसकी बजाय व्यक्ति व्यक्ति और परिवार आधारित ऐसे हुँ, उद्योग होने चाहिए। हुँ, 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 जिसमें छोटे छोटे यंत्र लगे, लघु यंत्र, ऐसा हुँ, वो बोलते हैं, लघु हुँ, यंत्र लगे। हुँ, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगे, बड़ा हुँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसा हुँ, नहीं हो, हुँ, छोटे छोटे यंत्र हो। और आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो प्रणाली है उसको विकसित हुँ, करना है। हुँ, श्रम प्रधान ग्रामोद्योग हैं, उनको विकसित करना है। मैंने हुँ, ऐसा स्वदेशी स्वावलंबी विकेंद्रित अर्थतंत्र बने, ऐसे हुँ, हमारे 4 लक्ष्य होने हुँ, चाहिए। हुँ, आवश्यकताओं की परिभाषा, न्यूनतम आवश्यकता, प्रत्येक के लिए हुँ, काम, हुँ, उत्पादन तंत्र और दिशा, उसकी दृष्टि क्या है, हुँ, उसका निर्धारण लक्ष्य के रूप हुँ, में। हुँ, और जो फिर ये अर्थतंत्र और उत्पादन तंत्र जो भी बनता है वो स्वदेशी, हुँ, स्वावलंबी और विकेंद्रित, हुँ, हुँ, ऐसे ये गोल्स को परिभाषित करते हैं।
जो भी हम व्यवस्था बनाएंगे उसके बारे में ऐसी बात करते हैं। और इसमें औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूर्णतः नकार भी नहीं रहे हैं। तो वो जैसे कृषि में या किसी भी क्षेत्र में हम करें, उसमें वो बोलते हैं कि हम ऐसा तो वो कर सकते हैं कि कुछ विशेष क्षेत्र हो, कुछ विशेष वस्तुओं का औद्योगिकरण हो रहा है तो भी शायद मान्य है, लेकिन एज अ सिस्टम मान्य नहीं होना चाहिए, एज अ एक्सेप्शन मान्य होना चाहिए कि अच्छा, ये वाले क्षेत्र में ये वाली वस्तु का औद्योगिकरण, औद्योगिकरण माने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं जो आज की पद्धति है, तो अगर उसको भी मान्य करना है, उसको भी स्वीकृत करना है, तो ये एक बहुत सोचा समझा और एक्सेप्शन रूप में होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो उद्योगों का जो आधार है वो कुटुंब होना चाहिए। जो मैं पारिवारिक उसकी दिशा को मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, उसमें वो बोलते हैं कि ये कुटुंब के आधार पर जो भी उद्योग की प्रणाली हो, जो भी सिस्टम्स हम सेट करें, वो कुटुंब के आधार पर हो। और फिर उसमें हमको सेट करना है कि माने ये आज की टर्मिनोलॉजी में, मालिक मजदूर जो है, उत्पादक उपभोक्ता जो है, माने इनके आपस में क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे। जब हम कुटुंब आधारित और विकेंद्रित व्यवस्था हम जब बनाएंगे तो वो कैसी होगी, उस पे हमको विचार करना है, उसका हमको निर्धारण करना है। और इसीलिए जब मैंने पिछली बार प्रश्न पूछे थे वो यहीं से ही निकले थे कि किस रूप के प्रश्न होंगे। तो इसमें जो हमारी गांव की संकल्पना है, परिवार की, गांव को हमने बोला, हमने ग्रंथमाला में पढ़ा है, आर्थिक इकाई गांव है और सामाजिक इकाई परिवार है। और गांव के अंदर ये भी एक ये कल की चर्चा में भी आया था हमारा विद्या क्षेत्र में, कि गांव के अंदर की जो व्यवस्था होती है वो परस्परावलंबी होती है ना। गांव तो स्वावलंबी है, लेकिन गांव के अंदर जो परिवार है, जो पारिवारिक कौटुंबिक इकाई है, वो परस्परावलंबी है। और गांव स्वावलंबी है, माने गांव के अंदर तो उपभोक्ता और उत्पादक, इनका सीधा संबंध है, किसकी क्या आवश्यकता है, और अलग अलग कुटुंब जो है अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो परस्पर अवलंबन है। लेकिन गांव एक इकाई के रूप में स्वावलंबी है। और गांव के बाहर का जितना भी ट्रेड है, कॉमर्स है, उसमें उत्पादक और उपभोक्ता का संपर्क, वाणिज्य जो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनके आधार पर होगा। लेकिन गांव के अंदर जो है ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये जो अवलंबन है वो परस्पर है, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक्सचेंज है, ऐसा रहेगा। तो ये जो चार लक्ष्य हम ले रहे हैं और जो व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, इसका नियंत्रण कैसे हो, इसको सेटअप कैसे करना है, तो उसमें भी वो लिखते हैं कि जन और समाज संकल्प का ही नियंत्रण होना चाहिए, है ना। और उसके नियंत्रण में ही जो ये व्यवस्था है, जो यंत्रों की व्यवस्था है, जो सिस्टम्स जो हम सेट कर रहे हैं, इसका आधार और इसका नियंत्रण जन और समाज संकल्प में होना चाहिए। ये एक्सटर्नली ड्रिवन नहीं होना चाहिए, माने बाहर से कोई बताएगा हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अम, अ, ये मैंने ये अभी इसमें समझ में आता है। और इसी में से ही ये जो प्रश्न मेरे निकले थे पिछली प्रश्नोत्तरी में जो रहे थे मेरे, कि मैंने जब ये हम मालिक मजदूर उत्पादक उपभोक्ता की हम जब बात करते हैं, तो उसमें कोई भी एक उद्योग है, कुछ भी एक हमने किया है, तो उसमें अगर पारिवारिक है तो पारिवारिक में ताई आप बोल रहे थे पिछली बार भी, मैंने ऐसा हो गया है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो बंटवारा ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसा हो गया। तो अभी इसको कैसे देखना है, ये जो जब हम शेयर होल्डिंग है,
हाँ, जो शेयर होल्डिंग के, ये तो आज की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो अ, जब हम पारिवारिक व्यवसाय की बात करते हैं तो ये शेयर होल्डिंग कैसे होती है। जब हम मालिक मजदूर की बात करते हैं तो ये शेयर होल्डिंग कैसे होती है। हाँ, और ये किस रूप में हो कि परिवार के सभी लोग मन लगाकर कार्य क्षमता के अनुसार काम करें, या जितने भी मालिक मजदूर की रिलेशनशिप वाले हैं तो वो भी सब लोग कार्य क्षमता के अनुसार मन लगाकर काम करें। तो ये हमको डिफाइन करना है, इसका एक कुछ हमको बनाना है। तो ये एक प्रश्न जैसे मेरे पिछली बार आया था। दूसरा, कि अगर हमको परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करना है, हाँ, और कर्तव्य समझकर काम करना है, और ये हमको माने ये जो पूरा नियंत्रण है ये जन और समाज के संकल्प में होना है। हाँ, कर्तव्य के आधार पर होना है, प्रतियोगिता और लाभ की वृत्ति को लेकर नहीं होना है। तो मैंने इसका रेगुलेशन, आज का जो रेगुलेशन है वो हम समझते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप रहेंगे ही नहीं। अभी हम तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर एवरीबॉडी, हम ऐसा बात कर रहे हैं, और सर्वाइवल भी नहीं है ना। जो हम सबका कल्याण हो और सबकी समृद्धि हो, ऐसा हम बात करते हैं। हाँ, तो अ, ये इसका आधार अगर कर्तव्य रहा तो ये कर्तव्य की भावना को बनाए रखने के लिए जो प्रबोधन है, हाँ, इसका भी हमको सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सेटअप नहीं है तो जैसे मन के षड रिपु हैं, हाँ, तो ये और उनको एकाग्र करके उनको नियंत्रित करना रहता है। ऐसे ये प्रतियोगिता और लाभ की वृत्ति, ये कब किसके अंदर आ जाए ये पता नहीं है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम तो हमको बनाना चाहिए, प्रबोधनात्मक सिस्टम बनाना चाहिए, नियंत्रक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा तो वो सिस्टम कैसा होगा, इस पे भी हमको विचार करना है। और फिर पारिश्रमिक देना, उसको कैसे श्रम के आधार पर देना है, माने आउटपुट के आधार पर देना है, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर देना है, सैलरी रूप में देना है, माने उसके कौशल के आधार पर उसको मिलना चाहिए। माने ये सभी प्रश्न हैं जो हमको इवेंचुअली हमको जिनके उत्तर ढूंढने हैं, जब हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ। तो अगला इसमें ये आता है कि उत्तर कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो ये मैं अपनी योजना में भी देख रहा था, मुझे एक इसमें बड़ा सुंदर इसमें लगा था कि ये उत्तर ढूंढने के लिए मैं तो सोचता था कि एक तो हमको अध्ययन करना है, माने धर्मपाल जी क्या बोलते हैं, माने पहले कैसा था अभी कैसा है, वो एक अध्ययन का विषय है ना। दूसरा कि हमको जाकर ऐसी कुछ विद्वज्जनों से बात करनी है, ऐसा भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बजरंग लाल जी बोलते हैं कि ये माने, और धर्मपाल जी के लिए भी उन्होंने कहीं तो बोला है कि ये जितना भी काम है, ये ठीक है, ये हमको पता चलता है कि कैसी व्यवस्था थी, इसका हमको एक आकलन होता है। लेकिन ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स के आर्काइव्स हैं, वहां से हम ढूंढ रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आर्काइव माने ब्रिटिशों की दृष्टि के अनुसार उन्होंने अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो, और जितनी भी उनकी दृष्टि बनी है, जिस रूप में उन्होंने समाज को देखा है, वो अपनी दृष्टि से समाज को देखा है ना। तो उससे हमको थोड़ा पता तो चलता है, लेकिन पूरा हमको पता नहीं चलेगा। तो वो बोलते हैं कि हमको भारत के प्राचीन साहित्य, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना है। और वो कैसे करना है, वो लिखते हैं कि गांवों में, कस्बों में ऐसे रिकॉर्ड बिखरे पड़े हैं, और धर्म और सांस्कृतिक केंद्रों में भी ऐसे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और वो बात करते हैं कि अलग अलग जातियां होती थी, पंडों की, जागाओं की, चारणों की, भाटों की, इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, है ना। तो हमको जो भारतीय समाज का जो चित्र है, जो हमको समझना है कि ये व्यवस्था कैसे चलती थी, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि कैसे चलते थे, इसके लिए खाली हम ऐसे लोगों के काम को पढ़े जिनका लेंस पाश्चात्य रहा है, या जो आज के समय का रहा है, आज की व्यवस्थाओं को देखने का आज के समय का लेंस रहा है, उसकी बजाय हमको ये जो
प्राचीन साहित्य, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन है, उसकी कुछ योजना हमको करनी चाहिए, ऐसा वे लिखते हैं। और जब हम ये चित्र, अपना जो चित्र उभारे, उसमें जो फ्रेमवर्क्स हैं, हमने कुछ फ्रेमवर्क्स की बात पिछली बार भी आपके उद्बोधन में कही कि समाज का चित्र समझने के लिए मैंने 4 पुरुषार्थ, वर्ण आश्रम, संयुक्त परिवार प्रणाली, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली, पंचयज्ञ, ऋण, है ना, ये मैंने कर्म फल सिद्धांत, इन इन लेंसेज से हमको देखना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, जब हम संग्रह की बजाय संयम और समर्पण की बात करते हैं, स्वार्थ की बजाय सेवा की बात करते हैं, शोषण की बजाय पोषण की बात करते हैं, है ना, जो संपत्ति पर निजी अधिकार है कि सरकारी अधिकार है या ट्रस्टीशिप है, मैंने अधिकार तो मेरा है ही नहीं, मैं तो एक ट्रस्टी के रूप में इसका इस्तेमाल, मैंने ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, इनके आधार पर हमको, इस लेंस से हमको देखना है। ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है। और इसमें एक बात और बड़ी अच्छी लगी ताई कि मैंने हमको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना भी है करके वो लिखते हैं कि माने हमारे देहात, हमारे गांव स्वावलंबी थे, राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे और बहुत पराक्रमी हुआ करते थे, है ना, परंतु जो राष्ट्रीय शत्रु के प्रतिकार के लिए, माने जो मुसलमानों का हुआ या अलेक्जेंडर का हुआ या जैसे भी हुआ, उसके लिए जो परस्पर सहयोग की दृष्टि थी, वो गड़बड़ा गई थी हमारी, है ना। इसीलिए चाणक्य को भी अलग अलग राज्यों में जाकर गुहार लगानी पड़ी थी कि आप साथ, हम लोग साथ में करना है, साथ में करना है ना। तो ये जो परस्पर सहयोग की दृष्टि है, वो तो इसका एक डाउनफॉल क्या है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि इसका एक डाउनफॉल क्या है कि हम जितने छोटे, माने हमारी व्यवस्था तो बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, जो हम विकेंद्रित व्यवस्था की हम बात करते हैं, गांवों को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, माने अपने आप में एक यूनिट है और वो चल रही है। इसमें ये स्थिति वापस ना आए, माने केंद्रभूत नियोजन का जो भाव है वो समाप्त ना हो जाए। जैसे आज हम देखते ही हैं, जो हमने पाकिस्तान पे हमला किया, तो हमने सभी फोर्सेस को, सेंट्रल तो है ही, लेकिन थल सेना, वायु सेना, मैंने ये जितने भी हमारे विंग्स हैं, उनको साथ में मिलाकर सीडीएस की, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज की एक संकल्पना की है ना, और उसके कारण हम ये प्रतिकार दे पाए हैं, है ना। तो ये जो पहले की रचना में ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसको भी हमको देखना है, माने सेंट्रलाइजेशन को पूरी तरह नकारना नहीं है, लेकिन किस चीज में सेंट्रलाइजेशन करना है और किस चीज में डिसेंट्रलाइजेशन करना है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और अंतिम बात रखूंगा ताई अपनी, एक जब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, तो एक इसमें बात आती है कि, और ये हम कॉर्पोरेट में भी बहुत सुनते थे, कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ, जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते वो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ उसके बारे में। एक अवधारणा हो सकती है, हाँ, लेकिन आप मेजर नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये जो मेजरमेंट के पैरामीटर्स हैं, जो आज हम तो वो 2 पैरामीटर्स की बात करते हैं, जीडीपी की, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर, और उसमें कितनी अभी क्या हो गया है कि हम बोल रहे हैं कि हम जीडीपी में, माने इतने नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, जो हम जिस रूप में हम मेजर करते हैं उस रूप में ही हमारी व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मेजरमेंट का चिंतन है, हाँ, कि हम अपने आप को कैसे आंकेंगे, ये सिस्टम हमको बदलना है, हाँ। और ये मैंने जीडीपी का तो हमने पढ़ा ही है कि कितना उत्पादन होता है, बाजार का मूल्य उसको जोड़कर देखा जाता है। और मैंने इसमें वो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं, मैंने नौकरानी की पगार जीडीपी में गिनी जाती है, गृह स्वामिनी का काम जीडीपी में नहीं गिना जाता है, काम वही हो रहा है ना।
मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो फीस नहीं लेता हूँ, उसकी गिनती जीडीपी में नहीं होती है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो उसकी गिनती जीडीपी में होती है ना? हमारे संत महात्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो देश के लिए बहुत सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा नहीं लेते हैं, जीडीपी में गिनती नहीं होती है। अभी तो सर्विसेज सेक्टर खुल गया है ना? तो ऐसे वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि काम वही हो रहा है, लेकिन काम करने की जो व्यवस्था है, जब हम जीडीपी को मानक मानते हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं किस रूप में बदल रही हैं। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का जो स्तर है उसके बारे में बोलते हैं कि इसका जो मानक है वो यही है कि व्यक्ति के लिए उपभोग के लिए कितनी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, उसके आधार पर रहन सहन का स्तर मापा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापा जाता है। माने अगर एक व्यक्ति दिन भर खाता रहे तो उसका रहन सहन का स्तर बढ़ गया है, ऐसा ये मानक बोलता है। तो ये तो बहुत गड़बड़ मॉडल है। हाँ। तो वो बोलते हैं कि ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये ही गड़बड़ है हमारे। माने यहाँ से एक तो दृष्टि, और दृष्टि के आधार पर मेजरमेंट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ये हमको ध्यान में लाना है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो, सबका सुख हो, अगर हम ऐसा गोल लेकर चल रहे हैं तो उसके मेजरमेंट कैसे होंगे, इस पे हमको विचार करना है। ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अ, ये कुछ बिंदुताई मैंने मेरे थोड़ा स्पष्टीकरण हो रहा है, थोड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए अपनी बात यहीं पे रुकता हूँ। इसमें आपका या किसी और का भी कोई सुझाव है, कोई टिप्पणी है, या कुछ बात रखना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। जी। जी। हम्म, जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने वो भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि धर्मपाल जी का काम हमको देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो जैसे आप बोल रहे हैं वो पूर्ण नहीं है। और जो पूर्ण दृष्टि से व्यवस्था कैसे, जो उसके डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं वो धर्मपाल जी के काम में शायद नहीं आएंगे, आउटपुट ही काम देखने को मिलेगा। माने व्यवस्था कैसी थी शायद उसका एक भान होगा, लेकिन उसके जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, क्या फ्रेमवर्क कैसे आपस में इंटरट्वाइन होके वो कैसे व्यवस्था बनाई गई थी, उसकी स्टडी के लिए वो बोलते हैं कि हमको गांवों कस्बों में जो रिकॉर्ड्स बिखरे पड़े हैं वो हमको जाके देखने हैं, वो समझने हैं। और फिर उसको भी एक आधार रूप में बनाना है। तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि अरे, ये तो हम तो पहले सोच रहे थे कि बहुत बड़ा काम है, ये तो और बढ़ गया है शायद।
अगर इस रूप में हमको इसको देखना शुरू करना है, तो ये तो मैंने रविंद्र गुरु जी जैसे लोग भी पूरा अपना जीवन लगा दिए इसको समझने के लिए, तो ये तो और भी काम का वॉल्यूम जो है वो और भी बढ़ गया है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा था। जी। मनु जी, आपने एक जगह कहा था हमें इन सब का प्रबोधन करना चाहिए, नियंत्रण नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरी समझ में आता है। हाँ, जी। मतलब क्यों? मैं ये मेरा ये भी कौतूहल था, इस ये दृष्टिकोण, नियंत्रण नहीं प्रबोधन, क्यों ऐसा? मैंने स्वायत्तता के हिसाब से मुझे ऐसा समझ में आता है, मनु जी का जो चिंतन रहा होगा। आपने पूछा तो मनु जी से, लेकिन स्वायत्त समझ विकसित करके और ऐसी समझ स्थापित हो, उस दृष्टि से ये है। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि, और ये हमने मैंने अपने ग्रंथमाला में भी पढ़ाई है कि जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने राज्यों पे नियंत्रण प्रारंभ किया, तो सडनली उन्हें लगा कि राज्य को नियंत्रित करके उनके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ये जो सभी धर्मपाल जी का जो भी काम है, वो जो स्टडी जो उनकी शुरू हुई थी अंग्रेजों की, वो इसी कारण हुई थी कि मैं राज्य तो मेरे हाथ में आ गया, लेकिन अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, सब कुछ कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। राज्य का काम तो सिर्फ खाली उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना था। तो अब ये खाली यहाँ सुरक्षा मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह आके बैठ गया हूँ कि मेरे को नियंत्रण भी करना है। तो वो जो नियंत्रण, जो सरकारी नियंत्रण है या सरकारी पॉलिसी के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मैं नियंत्रण के रूप में देख रहा हूँ कि ये बाहर से नहीं होना है। ये वो जो गांव है, वो उस गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो समाज है, उसके संकल्प के आधार पर ही ये नियंत्रण होना है कि ये व्यवस्थाएं कैसी हो, ये यंत्र कैसे हो, कितना विकेंद्रीकरण कैसे हो, देशानुकूल कैसे बनाए किसी चीज को। तो ये जो व्यवस्था है, ये जन और समाज के संकल्प और उनकी समझ के आधार पर होनी चाहिए। वो समझ आज उल्टी हुई है। हम तो यही सोचते हैं कि सरकार ही आके कुछ करेगी तभी कुछ हो पाएगा। तो ये जो प्रबोधन है, वो जन और समाज का होना है, अर्थ चिंतन को लेकर भी, और कि ये जो नियंत्रण है ये आपके अपने हाथ में होना है। समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, उस गांव के जो प्रबुद्ध जन हैं, वे आपस में बैठ के चर्चा करें, चिंतन करें, और उस वो व्यवस्था को और देखें। तो इस रूप में ये व्यवस्था का भी डिसेंट्रलाइजेशन है, चिंतन का भी डिसेंट्रलाइजेशन है, और निर्णय लेने की क्षमता का भी डिसेंट्रलाइजेशन है, और जो व्यवस्था है, जो काम हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन है। तो उस रूप में हमको तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज एक गांव में नकार दी गई हो, दूसरे गांव में अपना ली गई हो, क्योंकि उनकी उनकी सिचुएशन वैसी है। इसको एक सेंट्रलाइज पॉलिसी के रूप में ना देखकर डिसेंट्रलाइज करना और उसके लिए प्रबोधन करना, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। मैं कुछ 2 वाक्य कहूंगी। जैसे अभी युगानुकूल ये बहुत प्रचलित संज्ञा और बहुत आवश्यक ऐसी है, जो दूसरे अभी देशानुकूल कहा, ऐसे तीसरी संज्ञा है धर्मानुकूल।
और ये जो प्रबोधन है वो धर्मानुकूल संकल्पना के अंतर्गत आएगा। नियंत्रण राज्य व्यवस्था का होता है और वह कानून से होता है, परंतु समाज का तो प्रबोधन होता है वो धर्म के द्वारा होता है। तो धर्म के द्वारा जो नियंत्रण है वो प्रबोधनात्मक ही होगा, उसमें ये राज्य के कानून नहीं चलते। तो भारत में स्वायत्त समाज था, जैसे अभी कहा ना कि ब्रिटिशों को समझ में ही नहीं आया कि इस समाज का नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि समाज का नियंत्रण हो ही नहीं रहा था। वो तो राज्य चलता था, तो राज्य व्यवस्था आ गई अपने हाथ में, आधिपत्य हो गया, परंतु समाज को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि समाज तो धर्म से चलता है और धर्म के प्रबोधन से चलता है, और इसलिए वो स्वायत्त समाज है। इस स्वायत्त समाज में नियंत्रक फोर्स जो है वो कौन है? तो वो धर्म है। तो धर्म से चलो, धर्म से चलो, इसको इसका प्रबोधन ही होगा। कोई आपके घर में आकर लागू करने के लिए निरीक्षण नहीं करेगा कि आप भोजन से पहले भोजन मंत्र बोलते हैं कि नहीं, भगवान को देते हैं कि नहीं, अतिथि सत्कार कैसे करते हैं, न्याय नीति से चल रहे हैं कि नहीं, प्रकृति का शोषण तो नहीं कर रहे हैं ना। ये कानून की तरह है, दंड विधान भी नहीं होगा, न्याय भी नहीं होगा, परंतु धर्म का नियंत्रण ये प्रबोधनात्मक होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि धर्मानुकूलता का अर्थ है ये प्रबोधनात्मक होना चाहिए, नियंत्रक नहीं। क्योंकि जहाँ नीति से, मानवीयता से और सेवा की दृष्टि से जो भी करना है वो कानून से नहीं चलता, एम्पिरिकल, वो अंदर से आना होता है और वो धर्म के द्वारा प्रबोधित होता है, तभी चलता है। इसलिए हमारे यहाँ धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ये तीसरी संज्ञा है, और संपूर्ण विवेचन में और दो पुरुषार्थ हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। काम भी जुड़ा हुआ है और इसलिए इसमें संज्ञा है संयमित उपभोग। एक तो आवश्यकता होती है, परंतु उपभोग के लिए जो विशेषण लगाया गया है वो संयमित उपभोग है। और तीसरा ये जो प्रबोधनात्मक है वो धर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम तीनों एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब धर्म नियंत्रक फोर्स होता है, अर्थ और काम दोनों का ही। जब धर्म के नियंत्रण में काम पुरुषार्थ होता है तो वो संयमित उपभोग होता है, और धर्म के नियंत्रण के अंतर्गत जो अर्थ पुरुषार्थ चलता है वो आपने जो ये तीन बातें बताई उसके अनुसार चलता है। इसलिए वो प्रबोधनात्मक है, नियंत्रक नहीं है। ऐसी मेरी समझ बनी है। है उनका वो नियंत्रक धर्म ही होगा, यही स्वायत्तता। इसको नियंत्रक तो होगा लेकिन वो अंदर से आएगा, किसी के बाहर से किया हुआ नहीं होगा, और वो अंदर से जो नियंत्रण है वो धर्म ही है। हम मंदिर में जाएंगे तो वहां कोई कानून नहीं है कि जूते बाहर उतार कर जाओ, परंतु धर्म का तो नियंत्रण है ही, वो अंदर से स्वीकृत है कि हाँ हाँ भाई जूते पहनकर अंदर नहीं जाना है या अंदर जाकर धूम्रपान नहीं करना है। तो ये धर्म का ही नियमन है, उसको हम नियमन कहते हैं, और वो सबके द्वारा स्वीकृत होता है कि हाँ हमें धर्म से चलना है। और कोई धर्म से नहीं चलता है और अनीति करता है, अधर्म करता है, माने गलत काम कोई अर्थ क्षेत्र में भी करता है, तो समाज स्वयं उसकी आलोचनात्मक दृष्टि ही किसी के द्वारा सहन नहीं होती। भाई लोग क्या कहेंगे, और बड़े बूढ़े कहने ही लगेंगे कि अरे ये तो मिलावट कर रहा है, मिलावट कर रहा है। तो राज्य के कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वहां लोगों की आलोचना ही पर्याप्त होती है, और उसी में प्रतिष्ठा भी रहती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने ठीक कहना चाहिए इसको, लोगों ने इसका अप्रिसिएशन करना चाहिए, लोगों में ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि ये तो कभी अनीति नहीं करेंगे, ये कभी मिलावट नहीं करेंगे, ये कभी हल्का माल नहीं देंगे, ये कभी कम नहीं तोलेंगे। ये समाज का जो विश्वास है वही गुडविल है।
समाज का विश्वास है वही गुडविल है, और उसी के लिए हमको प्रयास करना है कि समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाज के द्वारा मान्य होना चाहिए। तो समाज मान्यता ये है। तो इसमें कई बार ऐसा मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहते थे, बहुत बार ऐसा किसी को अगर कहना होता था, इस दृष्टि से टोकना होता था, तब भी ऐसा ही कहते थे कि थारो धर्म कटे गए हो। हाँ, ऐसे ही है। जब मुझे समझ दुकानदार में को नहीं ऐसा आता, ऐसा मिलावट की नहीं दृष्टि से, करना। हाँ, मिलावट की हाँ, दृष्टि से या किसी ऐसा लगता था कि वो कहीं ऐसा कर रहा है, तो ऐसे हाँ, कहते थे कि थारो धर्म कटे गए हो। हाँ, हाँ। मतलब वो उसी रूप में धर्म को ही केंद्र में हम्म, रखकर बात करते थे। और धर्मानुकूलता ये इतनी स्वीकृत बात थी कि हाँ, तो ऐसे ही करना होता है ना, ऐसे थोड़े, इससे विपरीत थोड़े किया जा सकता है। ये स्वीकृति है समाज के अंतर मन में। इसलिए जन और समाज, बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो जन को अपने आप में पता चलता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, और समाज भी उसको जाने नहीं देता, भले ही किसी भी रूप में हो, लेकिन उसके तक बात तो पहुंचेगी कि हम समझते हैं तुम मिलावट कर रहे हो, लेकिन नहीं करना चाहिए तुमको। तो ये ब्रिटिशों के इसमें स्वायत्त समाज की संकल्पना ही नहीं है, सब कुछ राज्य के द्वारा नियंत्रित, ऐसा ही है। और जब ब्रिटिशों को भारत में आकर अपना आधिपत्य जमाना है, तब तो राज्य के कानून के अतिरिक्त तो उनके पास कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि समाज उनका अपना नहीं है, समाज पराया है। राजा के लिए समाज पराया नहीं है, अपने संतानों जैसा है। धर्म का नियंत्रण उसे भी मान्य है, राज्य को भी धर्म का नियंत्रण मान्य है, समाज को भी धर्म का नियंत्रण मान्य है। इसलिए हर एक राजा के कुल गुरु होते थे, कुल पुरोहित होते थे, उसके हाथ में धर्म दंड रहता था, जैसे राजदंड है वो राजा के पास रहता था। इसमें जो कि जो गांव और कस्बों में जो रिकॉर्ड पड़े हैं, या पंडों और भाटों के पास जो इसको हमको कैसे देखना चाहिए? मैंने हम जब अपना अध्ययन कर रहे हैं, हाँ, और वहां से भी हमको हाँ, मैंने सीखना है और समझना है, हम्म, तो हम्म, इसको हम दिशा के रूप में कैसे देखें ताई? मैं आपकी प्रस्तुति के दरमियान भी विचार कर रही थी कि एक होता है हमारा एकेडमिक अध्ययन, और दूसरा होता है हमारा वास्तविक प्रैक्टिकल व्यावहारिक अध्ययन। हमको अर्थकरी शिक्षा का मॉडल अभी के अभी हमको ही निर्माण करना है क्या? वो तो प्रैक्टिकल होगा, हमको करना है वो। और दूसरा है एकेडमिक, कि आप कस्बों में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो एकेडमिक रिसर्च होगा। एकेडमिक रिसर्च है तो फिर आप अर्थकरी शिक्षा का मॉडल नहीं निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत लगाना है हमारी शक्ति, और उसके लिए भी बहुत शक्ति लगाना है। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, अल्प मात्रा में हो सकता है कि कहीं से तो हमको मार्गदर्शन लेना है, कहीं से भी तो लेना है, परंतु वहाँ कम कम अधिक मात्रा में एकेडमिक रिसर्च होगा। अगर हम ये योजना बनाते हैं कि गाँवों में जाओ, कस्बों में जाओ, पंडों, भाटों, चारण, इन लोगों के सारे डॉक्यूमेंटेशन देखो, और पंचायतों में जाओ, पंचायतों में भी ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो वो एक काम होगा, वो भी पूरा जीवन ले लेगा आपका। और दूसरा है मॉडल इवॉल्व करो। थोड़ा बहुत एक आधार के रूप में हमने अध्ययन कर लिया, और अब
करते जाओ और फिर उसमें आवश्यक उतना अध्ययन करते जाओ और आपका जो इवॉल्व कर रहे हैं अर्थकरी शिक्षा का मॉडल उसको ठीक करते जाओ। तो ये जो दो प्रपोर्शन है ना, ये प्रपोर्शन हमको बिठाना होगा कि एकेडमिक अध्ययन कितना है और वास्तविक ऑन ग्राउंड प्रयोग कितना है। तो प्रयोग पर फोकस करना है कि एकेडमिक रिसर्च पर फोकस करना है, ये दोनों का हमको मेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक मने अथाह संसार है और वो भी हमारा पूरा देश एक एक का। उन्होंने धर्मपाल जी ने अपना ये सारा रिसर्च है वो मद्रास के चेंगलपट्टू पर केंद्रित किया था, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और इसके ऊपर। और शिक्षा के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन किया वो तो सारा ब्रिटिश इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में और भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी थी, आर्काइव्स थे, उसके ऊपर उन्होंने केंद्रित किया, वहां से मिला। जो उन्होंने एकत्रित किया है उसे 10-20 गुना तो अभी एकत्रित नहीं किया हुआ है, ऐसा है। उनके स्वयं के पास अभी उन्होंने जो किया उससे 5 गुना है। तो वो तो असीम अफाट अथाह ऐसा संसार है, वो आप करते रहेंगे और मिलता जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ भी एक एकेडमिक रिसर्च का ही कहो कि मॉडल तो आप ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे हैं तो भी एकेडमिक रिसर्च की दृष्टि से भी देखते हैं तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन, ये क्या है, हम जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वो शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। वो जो अभी ब्रिटिश पद्धति है ना रिसर्च की, डेटा कलेक्शन, डेटा एकत्रित करो, फिर उसका विश्लेषण करो, फिर उसमें से निष्कर्ष निकालो, फिर उसमें से सिद्धांत का प्रतिपादन करो। ये एक रिसर्च की आज की पद्धति है, एम्पिरिकल रिसर्च, डॉक्यूमेंट बेस्ड ऐसी रिसर्च की पद्धति है। दूसरा है हमारा शास्त्रीय अध्ययन, हमारे शास्त्रों का अध्ययन, वो इसके ऊपर आधारित नहीं रहेगा, वो चिंतन के ऊपर आधारित और जीवन के बारे में चिंतन, समाज जीवन के बारे में चिंतन, उसके ऊपर आधारित रहेगा। अब उसके ऊपर आधारित करना है तो हमें थोड़ा सा अंगांगी संबंध के बारे में विचार करना होगा। अर्थशास्त्र किसके लिए है, तो समाज के लिए। समाज शास्त्र का आधार क्या है, धर्मशास्त्र का आधार क्या है, अध्यात्म। तो अध्यात्म, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे उसका लीनियज बनेगा। तो उसका शास्त्रीय अध्ययन करना, ये एक प्रकार का अध्ययन हुआ। हमें अर्थकरी शिक्षा का मॉडल यदि इवॉल्व करना है तो हम ब्रिटिश पद्धति से जाएंगे या अपने शास्त्रीय पद्धति से जाएंगे, या हमारा स्वयं का एक प्रयोग करते करते उसमें जो भी इनपुट चाहिए उसके अनुसार करेंगे, ये देखना चाहिए। तो पहले तो ये तय करना कि दोनों पद्धतियां मिलाना नहीं, यानी या तो डॉक्यूमेंट बेस्ड और डेटा कलेक्शन बेस्ड ऐसा करना है, या शास्त्रीय अध्ययन करना है, रिसर्च करना है। और शास्त्रीय अध्ययन करेंगे तो भी हमको युगानुकूल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशनल तो उसको करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशनल जब करेंगे तब वर्तमान स्थिति को ध्यान में लेना होगा, इसलिए युगानुकूलता आएगी। देशानुकूलता तो ठीक है, वो तो विदेशों के इसमें आया वो, और वो आपका सिद्धांत एकदम प्रतिपादन बिल्कुल ठीक है कि हम सिस्टम्स विदेशी आयात करते हैं और उसके अनुकूल हमारी सारी पद्धति बनाते हैं और हम उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसको देशानुकूल नहीं बनाते, हम अपने देश को ही विदेशानुकूल बना देते हैं। आज तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये शास्त्रीय पद्धति से जाना है तो हमको अध्यात्म, धर्म, समाज और अर्थ ऐसे जाना होगा। और फिर अर्थ पुरुषार्थ की बात करेंगे
तो धर्म और काम ये दोनों साथ में लेना होगा। इसमें भी उत्पादन है तो दूसरा अर्थकरी शिक्षा का आयाम वाणिज्य भी है, और उत्पादन और वाणिज्य के साथ उपभोग तो जुड़ा ही है, क्योंकि बाजार में किसके लिए हम बना रहे, तो उपभोक्ता के लिए बना रहे हैं। तो उपभोग को संयमित करना ये धर्मानुकूल काम है, और उत्पादन में हमें ये दोहन करना, शोषण नहीं करना, विकेंद्रित होना, ये आवश्यकता के अनुरूप होना, ये सब धर्मानुकूल अर्थशास्त्र है। तो धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ जुड़ेंगे। जी ताई जी नहीं, समय हुआ है 7:07 हुए हैं। संकल्प बहुत बाकी है। नहीं ताई, थोड़ा बाकी है अभी, ग्रंथ कुछ 1-2 दिन में बाकी है। मेरा पूर्ण होना चाहिए।